Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ओके, एंड लास्ट क्लास में हमने किया था इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, राइट. और इंडियन ट्रेडिशन के इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था कि इंडिया में जो इंटेलिजेंस डिफाइन की जाती है उसमें सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स को ही प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि और भी वेरियस फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हम सोशल एनवायरनमेंट में कैसे डील करते हैं या हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, राइट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बट आवर डे टू डे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, थोड़ा सा ब्रीफ हमने इंडियन ट्रेडिशन की इंटेलिजेंस में इसके बारे में पढ़ा. ठीक है, कि ना सिर्फ इंटेलिजेंस का वो पार्ट जो कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड है, बल्कि एक ऐसा पार्ट जो कि हमारी फीलिंग्स से भी रिलेटेड है. ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस को इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया. अब क्योंकि हमारा सिलेबस मोस्टली वेस्टर्न साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अलग से पढ़ रहे हैं एंड उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी और कैसे किया. ठीक है, अदरवाइज इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंडियन कल्चर में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इट ब्रॉडन्स द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस beyond the intellectual sphere, okay, and it consider the intelligence that include emotions, or you can say the feeling sides of the emotions. ठीक है, अब कुछ आपने देखा होगा आपके आसपास बच्चे या मे बी अडल्ट्स, कोई भी, ठीक है, वो हो सकता है कि अपने पर्टिकुलर फील्ड में एकेडमिकली या अपने प्रोफेशन में, ठीक है, उसमें तो बहुत एक्सेल कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मे बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, ठीक है, लोगों से डील करने में उन्हें थोड़ा सा टफ लगता होगा या फिर वो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं करते. तो इसका जो रीज़न साइकोलॉजिस्ट्स ने स्टडी करने के बाद फाइंड आउट किया, उन्होंने बोला कि दिस मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, कि वो आंक नहीं पाते हैं कि किसी के इमोशंस या फीलिंग्स या जो भी हम हमारे बिहेवियर उससे जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो किस टाइप से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अच्छे से इस चीज़ को, इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते और उनको फिर जज भी नहीं कर पाते, एंड इस चीज़ की उनके अंदर कमी होती है. ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को और क्या बोला गया कि इट इज़ द एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस. ठीक है, अब हम सबको पता है कि इमोशन हम सबके अंदर होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने कॉन्शियसली उन इमोशंस को एड्रेस किया है कि अगर मुझे कभी गुस्सा आ रहा है तो वो क्यों ट्रिगर हुआ, एंड फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैंने कैसे एक्शंस लिए, या फिर कब कब कैसे सिचुएशन होती है जिसकी वजह से मेरे अंदर गुस्से के इमोशंस आते हैं, कोई सेंसेशन पहले आती है जो बाद में एक्सेस होके फिर एक इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एग्रेशन, राइट. या कभी हम सैड फील होते हैं तो हमने कभी नोटिस किया है कि हम किस चीज़ की वजह से ट्रिगर हुए हैं जिसकी वजह से हमें सैडनेस आई है. आई थिंक कि मोस्ट ऑफ अस डोंट गिव अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, हम इमोशंस को लाइटली तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम इमोशंस को तब समझते हैं जब इमोशंस एक्शन की फॉर्म में
अपीयर हो चुके होते हैं, ठीक है। हम उन एक्शंस को समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं फिर कि मैंने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन कभी हम उसके रूट कॉज यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस वहाँ तक हम कभी पहुँचते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वही चीज़ बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर एक्शन हुआ है उसके पीछे क्या इमोशन था, उस इमोशन के पीछे क्या फीलिंग्स थी, फीलिंग्स के पीछे क्या सेंसेशंस थी। इन सब को आपको जब इन चीज़ों की समझ हो और आप उसको अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है, तो वो कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये एक ब्रॉड तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब हम टेक्निकली जो आपके बुक में एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं, एग्जाम्पल्स हम करेंगे अभी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट। So first definition is that it broadens the concept of normal intelligence, right? तो first point आपको हो जाएगा it broadens the concept of intelligence beyond the intellectual thing, okay? Beyond the intellectual sphere you can say, ठीक है। Which includes emotions, ठीक, और यू कैन से द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इट इज द फीलिंग साइड ऑफ इमोशंस, ठीक, एंड इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका, इट इज अ सेट of skills that include accurate appraisal, expression, and regulation of emotions। ओके, तो अब इसमें हमारे पास 3 कीवर्ड्स कौन से आए हैं? इंक्लूड एक्यूरेट अप्रेजल, अप्रेजल मतलब मूल्यांकन करना किसी चीज को, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, एंड रेगुलेशन, कि हम कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने से हम क्या करेंगे, हमारे बिहेवियर में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, अगर हमारे रेगुलेटेड इमोशंस होंगे तो। एक्यूरेट अप्रेजल, कि हम आप उसको अच्छे से गॉज करें कि ओके अगर कोई इमोशन आया है तो वो क्यों आया है, कितनी क्वांटिटी में आया है, कब कब होता है, तो कैसे कैसे होता है, मतलब फुली विदाउट एनी बायस हम उसको जज करें, ठीक है। एंड देन हम उसको एक्सप्रेस करें कि अगर हमें पता है कि कितना एक्सप्रेस करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से होते हैं या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से होते हैं, ठीक है। इमोशन इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, तो हमें पता है कि हम कितनी क्वांटिटी में कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन एक्सप्रेस करेंगे तो उसका क्या असर होगा, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, तो उसी प्रकार से फिर हमारे इमोशंस रेगुलेट भी होंगे, एंड रेगुलेशन की वजह से हमें पता है कि हमें कब कहाँ कितना रिएक्ट करना है और हमने क्यों किया है, कितना और रिएक्ट हमने क्यों नहीं किया है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक। और इसके बाद ये तो 2 मेन पॉइंट्स हो गए हैं। देन जो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम इसको वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पहला की कंसेप्ट वहाँ पे दिया गया था, इट वाज गिवन बाय सलोवे एंड मेयर, ठीक है। सो इट वाज, द कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, concept was first
इंट्रोड्यूस्ड बाय सलोवे एंड मेयर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, वैसे तो इनका पूरा मॉडल है जिसमें वो हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में उतना नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक डेफिनेशन है जो इन्होंने दी थी, तो हम वहीं तक स्टिक रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस कि इट इज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस एंड अदर्स इमोशंस, to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and actions। ठीक है, नथिंग न्यू, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है वही है, जस्ट एक फॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं व्हाट दे सेड कि इमोशनल इंटेलिजेंस इट इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस एंड अपने भी एंड दूसरों के भी इमोशंस को मॉनिटर करना, अदर्स इमोशंस। उसके बाद और क्या चीज, इमोशंस के बीच डिस्क्रिमिनेशन करना, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम। और एक क्या चीज बोली, टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड एंड टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड one's thinking and actions। one's thinking and actions। ओके, अब हम एक बार इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं कि क्या बोला इन्होंने। तो दे सेड कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर, वी विल मार्क द कीवर्ड साइड बाय साइड, मॉनिटर करना अपने एंड दूसरों के इमोशंस को। ठीक है, कि अपने इमोशंस तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह के मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। दूसरों के इमोशंस हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय पेइंग अटेंशन टू देयर वर्ड्स, देयर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस। ठीक है, जिस भी तरीके से वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, तो अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर करना। ठीक है, मॉनिटर का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए देखा, मॉनिटर इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी लंबे टाइम तक उस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप उसको उन इमोशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, मे बी आपको फॉर अ सेट ऑफ डेज आपको पर्टिकुलर टाइप के इमोशंस को मॉनिटर करना पड़े। ठीक है, आपके पास कुछ जो है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होने चाहिए रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशन, अगर आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं किसी इमोशन को तो। देन टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट अमंग देम, देम मतलब इमोशंस। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप के जो इमोशंस हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, कि कोई इमोशन जो आया है वो क्यों आया है, ये दूसरे वाला कब आया और क्यों आया, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। या मेरे अंदर ऐसा इमोशन कब आया और सामने वाले के अंदर कब आया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि किसी चीज़ को लेके अगर मैं हैप्पी फील करूँ तो कोई दूसरा भी हैप्पी फील करे। मे बी किसी की सैडनेस किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है मेरी सैडनेस का जो है क्राइटेरिया बहुत हाई हो, मेरे को बहुत लेट सैड फील हो किसी चीज़ में, राइट। तो डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। ये जो इमोशंस होते हैं ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इसमें जो इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हर मोमेंट पे एक्चुअली आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है इस चीज़ को नोट डाउन करने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एक फॉर्मूला लगा दिया और हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए। देन नेक्स्ट क्या है, टू यूज द इंफॉर्मेशन, विच इंफॉर्मेशन,
जो हमें मॉनिटर करने से एंड डिस्क्रिमिनेट करने से इमोशंस को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आती है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग को एंड एक्शंस को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब हमें पता होगा कि हमें किस चीज़ से कैसे इमोशंस आते हैं, हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे, हमारे एक्शंस में हम उसको ला पाएंगे। ठीक है, ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ अभी। वैसे तो हम सब एग्री करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट बिहेविंग लाइक इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, राइट? बट हम में से ऑलमोस्ट एवरीबडी वी बिहेव इमोशनली इंटेलिजेंट एज पर सिचुएशन। सिचुएशनिज्म का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि आपका कल एग्ज़ाम है, ओके, एंड आज आपका कोई छोटा भाई आता है, आप टीवी देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर आपने 15 मिनट्स का, हाफ एन आवर का ब्रेक लिया है एंड आप उसमें अपना फेवरेट कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं जस्ट टू गेट अ रिफ्रेश। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है। आपका छोटे सिबलिंग आते हैं आपके पास और बोलते हैं, जो रेगुलर फाइट होती है घर में भाई बहनों के आपस में, कि नहीं मुझे ये चैनल चलाना है, मुझे अभी ये देखना है, अभी वो देखना है। तो कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप के अंदर गुस्सा आप बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करोगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर अभी मेरे अंदर गुस्सा आया और मैंने एक्सप्रेस कर दिया, हमारी लड़ाई होगी तो मेरा मूड खराब होगा और उसका असर मेरे कल के एग्जाम पे पड़ेगा, राइट? तो आप क्या करोगे, आप बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव करोगे। आपके मन में थोड़ा सा इरिटेशन तो आएगा जब आपके सिबलिंग बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे रिमोट दो, मुझे अपना फेवरेट चैनल लगाना है, लेकिन आप क्या करोगे, आप वहाँ से उस चीज़ को डाइवर्ट कर दोगे। ठीक है, आपको पता है कि इरिटेट हो रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ फीलिंग को आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि अदरवाइज आई विल गेट एग्रेसिव, हमारी फाइट होगी, मेरा मूड खराब होगा, मेरे एग्जाम पे कल बुरा असर पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, चुपचाप से उनको रिमोट दे देंगे एंड आप उठ के आ जाएंगे एंड आप ब्रेक के लिए कुछ और टहलने निकल जाएंगे, कुछ और वट एवर यू विल डू। ठीक है, यहाँ पे आप प्ले करेंगे एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की तरह, राइट? लेकिन यही सिचुएशन अगर ऐसे किसी मोमेंट पे होती कि जब आप पूरे दिन फ्री हैं, नेक्स्ट डे भी फ्री हैं, कुछ काम नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि अगले दिन कुछ आपका एग्जाम है, नथिंग, तो आप क्या करते उस सिचुएशन में? देन आप पूरा फाइट करते अपने सिबलिंग के साथ। ठीक है, कि मुझे ये देखना है, हाउ डेयर यू कम इन बिटवीन व्हेन आई वाज वाचिंग समथिंग, राइट? एंड फिर वो जो छोटी सी एक इरिटेशन वाली फीलिंग थी, सेंसेशन थी, वो कन्वर्ट हो जाती एग्रेशन के इमोशन में, एंड देन एग्रेशन के बाद पता नहीं मे बी जेलस के इमोशन में, कि हमेशा जब देखो तब आ जाते हैं उठ के बीच में। ठीक है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा उसका एक लूप बन जाता है एंड आपके एक्शंस अलग हो जाते। हो सकता है कि भाई बहनों में मतलब फाइट हो जाती। तो इस टाइप से हमारे एक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट किया, कैसे इंटेलिजेंटली उनको हैंडल किया। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर है। ये बहुत ही मैंने बेसिक एग्जाम्पल दिया है एंड ऐसे ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट जो, अब जब भी आपने कभी ऐसा इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव किया होगा तो वो आप अपने दिमाग में ज़रा सोचिएगा एक बार ज़रूर, मे बी आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, तो आपको मिलेगा ऐसा एग्जाम्पल कि मे बी ड्यू टू सिचुएशनिज्म आपने इमोशनली इंटेलिजेंट ज़रूर रोल निभाया होगा, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में इसको बहुत इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, आप सोचो अगर हम डे टू डे लाइफ में ही इतना ज़्यादा विजिलेंट हों अपने इमोशंस को लेके, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम एक दूसरे से डील कर पाएंगे एंड बहुत एक पीसफुल एनवायरनमेंट हम अपने चारों तरफ क्रिएट कर पाएंगे, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल था। अब इसमें एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने मॉनिटर किया अपने इमोशंस को। ठीक है, कि जब हम इरिटेट हुए हल्के से एंड हमने अपने सामने वाले सिबलिंग को भी इमोशंस को मॉनिटर किया कि ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स उठ के आ रहा है, उसका मन कर रहा है कुछ देखने का। देन हमने डिस्क्रिमिनेट किया अपने इमोशंस में, डिस्क्रिमिनेट किया कि अगर मैं अभी, हमें पता है कि अगर इस इरिटेशन को मैंने एग्रेशन में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, एंड यहीं स्टॉप कर दिया तो क्या होगा। ठीक, एंड फिर उससे हमारे जो है, हमें हमारी थॉट प्रोसेस में एंड हमारे एक्शंस में उस हमें उन्होंने हमारे उस इंफॉर्मेशन ने हमें गाइड किया। ठीक है, एक्शंस में तो क्या गाइड किया कि हम वहाँ से उठ के चले गए। थिंकिंग में क्या गाइड किया, थिंकिंग में यहाँ पे आप देखो
कि थिंकिंग में आपको ऐसे गाइड किया कि वहाँ आपकी थिंकिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके स्टॉप हो गई, राइट। अगर ये दूसरा डे होता जब आपका एग्ज़ाम नहीं है तो ये थॉट प्रोसेस आपका बहुत लंबे टाइम तक चलता, ठीक। दूसरा क्या आपको इसमें हेल्प हुई कि आपके पास ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर हो गई कि इस तरीके से जब मैं बिहेव करता हूँ या करती हूँ तो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है या इसका रिजल्ट ये निकलता है, और जब मैं दूसरे तरीके से बिहेव करता हूँ या अपने इमोशंस को बहुत एक्सट्रीम तक लेके जाता हूँ तब उसका रिजल्ट क्या होता है एंड कैसे मेरे थॉट प्रोसेस उससे डेवलप होते हैं। ओके, तो दिस इज़ द ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, 3 मेन चीज़ें हैं कि हमें पहले तो इमोशंस को मॉनिटर करना आना चाहिए कि क्या इमोशंस उठ रहे हैं बहुत एट वेरी इनिशियल स्टेज, ठीक है। देन उनमें डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि क्यों है, कैसे उठ रहे हैं, एक दूसरे इमोशन से अलग कैसे हैं। थर्ड, हमें अपने उसके बेसिस पे हम अपनी थिंकिंग एंड अपने एक्शंस को गाइड करें, ठीक है। तो ये जब तीनों चीज़ें होंगी तो हम कहलाएंगे इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, ठीक। ओके, तो आई होप ये आपको इतना क्लियर है। देन एक और चीज़ इसमें कि जैसे हम नॉर्मल इंटेलिजेंस को जब मेजर करते हैं तो हम आईक्यू की फॉर्म में करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, तो वैसे ही जब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो उसे हम करेंगे ईक्यू की फॉर्म में, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। तो आप एक और लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं कि ईक्यू टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस। या इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड, आप इसको थोड़ा सा अपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना, EQ टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का। एंड एक और चीज़ इसमें ये कि जैसे स्कूल्स में भी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप स्टार्टिंग से सिखाएंगे बच्चों को तो उनके लिए बहुत इजी होगा इस चीज़ को अडेप्ट करना, राइट। एंड आजकल एजुकेटर्स या स्कूल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आए, यानी कि एक दूसरे को समझने की उनके अंदर एबिलिटी आए, ठीक है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट बने, जिसकी वजह से क्या होगा कि आउटसाइड वर्ल्ड में उनको लोगों से डील करने में आसानी होगी, ठीक है, या फिर उनका बिहेवियर जो है वो एक अच्छा रहेगा। ये नहीं कि स्कूल में तो अच्छा कुछ सीख के आए, बाहर से आके किसी और चीज़ से अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या गलत किसी चीज़ में जा रहे हैं तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर देम, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स का मे बी, तो उन चीज़ों को भी रेगुलेट करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं स्कूल्स में चलाए जाते हैं, ठीक। आई डोंट नो कि अभी स्कूल्स में क्या स्थिति है, तो अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो दैट कि क्या चल रहा है स्कूल्स में। हमारे टाइम में स्कूल में एज सच कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस करके कोई प्रोग्राम नहीं होता था, बट या जब हम काफ़ी छोटे थे तब इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग हमारे टीचर्स और प्लेज के थ्रू हमें काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते थे, जिससे हम वॉलंटियरशिप की हमारे अंदर क्वालिटीज़ बिल्डअप हुई एंड काइंडनेस। एंड सबसे जो ज़्यादा चीज़ मैंने अपने स्कूल से सीखी इट वाज द ग्रेटिट्यूड। तो ये कुछ क्वालिटीज़ जो हैं ये चीज़ मैंने तो अपने स्कूल टाइम में सीखी थी, एंड बट इट वाज नॉट नेम्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, बट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कुछ अलग से ऐसे हमारे स्कूल में पीरियड्स होते थे जिसमें कि आपको कुछ अलग टाइप की स्टडीज़ या गाइडेंस दी जाती थी। तो अगर आपके स्कूल में ऐसी कुछ चीज़ है जो आपको करिकुलम से हट के कुछ सिखा रही हैं इस टाइप की चीज़ें which can help you as a person, तो please it would be great if you can list down them in the comments. I would like to know them.
एंड अगर ऐसे कोई स्पेशलाइज प्रोग्राम्स ही हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके हैं तो दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि कहाँ तक ये चीज़ हमारे स्कूल्स में जा रही है. इट वुड बी अ गुड थिंग टू नो. ओके, सो या नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल. आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, सो आई थिंक ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा. लेट्स I'll just remove it now and then we'll start with the next topic. ओके, तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट persons. ओके, अगेन इसमें कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ेंगे. जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं वो उन पर्सन्स में होने चाहिए. इस टाइप की चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे. ठीक है, तो पहला तो क्या था कि इमोशंस को समझना, ठीक, मॉनिटर करना, जहाँ से वो हो रहे हैं वहीं से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि हमें सेंसिटिव रहना पड़ेगा टूवर्ड्स द फीलिंग्स एंड इमोशंस. सेंसिटिव का मतलब क्या कि जैसे ही वो हो हम उनको सेंस कर पाएँ, हम उनको एड्रेस कर पाएँ. राइट, जैसे कि जब नॉर्मल इंटेलिजेंस के केस में हमारी जो शुरुआत होती है इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की, वो कैसे होती है. हमने पढ़ा था कि कोई स्टिमुलस आता है. ठीक है, जब कोई स्टिमुलस आता है तो उसे हमारे ईयर्स, हमारे आईज, ये सब उसको ग्रैब करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. ठीक है, उसी प्रकार इमोशनल इंटेलिजेंस के केस में भी हमें जो ग्रैब करना है फीलिंग्स को, इमोशंस को एट अ वेरी फर्स्ट स्टेज, वो कैसे होगा जब हम उनके प्रति सेंसिटिव रहेंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैच फीलिंग्स एंड इमोशंस एट वेरी एलिमेंट्री स्टेज. ठीक है, तो परसीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो पहला पॉइंट क्या होगा, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं दे परसीव and be sensitive to your feelings and emotions. यहाँ पे सेंसिटिव का मतलब यही है कि आप अवेयर हो कि कब आपके अंदर कौन सा इमोशंस या कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं. ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के केस में वो अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को परसीव करे एंड सेंसिटिव रहे. एंड ऑल्सो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि दूसरों के फीलिंग्स एंड इमोशंस के प्रति भी सेंसिटिव रहे. राइट, एंड वो कैसे होगा, यहाँ पे अपने केस में तो हम उसको लाइक जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं उनको अवेयर होके कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है इस टाइप से. लेकिन दूसरे के कैसे करेंगे हम, बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक, या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के वो क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन चीज़ों पे जाके. राइट, तो परसीव एंड बी सेंसिटिव टू वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस इन अदर्स एज वेल. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा परसीव एंड बी sensitive to various types of emotions in others
by noting their body language, जरूरी तो नहीं है ना कोई आपको बोल के बताएगा कि उनके अंदर कैसे फीलिंग्स या इमोशंस चल रहे हैं, तो आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करना पड़ेगा। नोटिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, ठीक, वॉइस एंड टोन, ठीक है। कई बारी लोग क्या कहते हैं कि वर्ड्स सही यूज करेंगे मे बी, लेकिन उनकी टोन एंड उनकी वॉइस से पता चल जाएगा कि किस टाइप के इमोशंस वो जाहिर कर रहे हैं, राइट। हम बोलते हैं ना कई बार तुम्हारी टोन ऐसी थी, वो कहेंगे मैंने तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा नहीं, लेकिन टोन तो ऐसी थी ना। सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट थिंग, क्योंकि वो चीज़ उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, राइट। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक। आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, ओके। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ये वो मॉनिटर वाली चीज हो गई कि इमोशंस को जो है मॉनिटर किया, ठीक है, तो यानी कि परसीव किया, बी सेंसिटिव रहे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ऑल दैट थिंग। नेक्स्ट क्या आएगा फिर कि हम उनको डिस्क्रिमिनेट करें। डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे कि हम उनको पहचानें, उनको एड्रेस करें, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को कि येस आई एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स या आई एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ इमोशंस, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बनेगा कि रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू टेक दैम इनटू अकाउंट वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि ओके ये चल रहा है, सो दैट उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ डिसीजंस लेने होते हैं उनमें उनको आसानी हो, ठीक। रिलेट योर इमोशंस to your thoughts so that you take them into account while solving problem and taking decisions, okay, solving problems and taking decisions, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इसमें इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स, अपने इमोशंस को थॉट्स के साथ रिलेट करो। मतलब कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को अपनी थॉट्स के साथ रिलेट करते हैं, जिससे कि उनको बहुत आसानी होती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एंड डिसीजंस लेने में लाइफ में, ठीक है। जैसे कि हमने वो जो टीवी वाला रिमोट वाला एग्जाम्पल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे उस स्टूडेंट ने अपने इमोशंस को अपनी थॉट से रिलेट किया, ठीक है। कि अगर मैं अभी इरिटेट, मतलब उसने एक थॉट बना ली ना अपने दिमाग में कि मैं अगर उसी मोमेंट पे इरिटेट होके ही छोड़ देता हूँ चीज़ों को तो आगे मेरी कोई लड़ाई नहीं होगी, मेरा मूड ठीक रहेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत मैं कोई और एक्शन लेता हूँ तो मेरी जो है मेरा मूड खराब हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा, मे बी कल के एग्जाम पे उसका असर पड़े, ठीक है। तो एक तरीके से उसने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लिया, यानी कि पहले केस में तो उसकी थिंकिंग वहीं रुक गई उस पर्टिकुलर टाइप के इशू को लेके, और दूसरे केस में उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत दूर तक चली गई,
राइट। तो इस तरीके से हम अपने इमोशंस को अपने थॉट के साथ रिलेट कर सकते हैं, थॉट को हम अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं फिर, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में या लाइफ के डिसीजंस लेने में हमें आसानी होती है। एक और एग्जाम्पल इसका जैसे सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक। अब एक फ्रेंड की क्या आदत है कि वो जाता है हर बारी बहुत झूठ बोलता है किसी भी बात पे, एंड जब कोई उसको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, उसका एडवांटेज ले लेता है, एंड जब दूसरे को ज़रूरत पड़ती है तो एवरी टाइम जो ये लायर फ्रेंड है ये झूठ बोलता रहता है कि मैं आई एम नॉट अवेलेबल या कुछ भी तरीके से, ठीक है। उसका ट्रस्ट भी ब्रेक करता है, उससे झूठ भी बोलता है, एंड इस वाले फ्रेंड को पता है कि हर बारी ये मेरे से झूठ बोलता है, हर बारी मेरा ट्रस्ट ब्रेक करता है। उसके पास बहुत सारे इस चीज़ को लेके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं कि उसकी मनगढ़ंत कहानी है कि वो झूठ बोलता है। और ये क्या करता है, ये हर बारी झूठ बोलता है, हर बारी उसका ट्रस्ट ब्रेक करता है, एंड देन बाद में सॉरी बोल के पैचअप कर लेता है, ठीक। ये ऐसे दो दोस्त हैं सपोज करो। तो अब क्या होता है कि हर बारी कोई सिचुएशन आई, इसने झूठ बोला, इसको गुस्सा आया, ठीक है, दोनों का आपस में थोड़ा झगड़ा हुआ, इसने सॉरी बोला, इसने फिर से मान लिया कि ठीक है, ओके, पैचअप डन। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, अब इसमें से आप क्या कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट कौन सा है? दिस पर्सन हु इज लाइंग। वाई? क्योंकि उसको पता है कि वो अगर झूठ बोल रहा है, इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इसके कंपैरिजन में इमोशनली इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसको पता है कि कैसे मेरे को अपने इससे काम निकालना है, ठीक है। इसको मैं सॉरी बोलूँगा, पहले मैं इसको झूठ बोलूँगा, अगर कोई मेरे को गलती करूँगा मैं तो इसको झूठ बोलूँगा, इसको गुस्सा आएगा, फिर उसके बाद मैं सॉरी बोलूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो पर्सन है वो इसके इमोशंस को अच्छे से समझ रहा है कि कब मैं क्या एक्शन लूँगा तो क्या इसका रिएक्शन आएगा, ठीक। लेकिन ये वाला जो पर्सन है ये इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि कब मेरे साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, तो मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स उठ रही हैं, क्या उठ रहा है, एंड ये बस उसी एग्रेसिव वाले मोड में चला जाता है कि या फिर सैडनेस वाले मोड में चला जाता है कि मेरा फ्रेंड बार बार आता है, मेरे को झूठ बोल के जाता है, मेरे साथ धोखा करके जाता है, एंड देन सॉरी बोल देता है। सॉरी बोलने के बाद ये पर्सन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये पर्सन जो है ये लूप में फंसा हुआ है, लेकिन ये पर्सन अपना पूरा एक्टिवली जो है अपने काम कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि ये जो पर्सन है दिस वन, ये बिकम समथिंग मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए कि जब इसने झूठ बोला तो इसको वो चीज़ समझनी चाहिए कि जब ये झूठ बोलता है तो मेरे अंदर जो आती है फीलिंग वो आती है एक एग्रेशन की, डिस्ट्रस्ट की, ठीक है। एंड उसके बाद वो फीलिंग बहुत नेगेटिविटी मेरे को देती है, सैडनेस आती है, इरिटेशन, वॉट एवर, माई डे इज गेटिंग ruined, ठीक है। कब तक? जब तक कि ये मेरे को सॉरी नहीं बोलता। जब ये सॉरी बोलता है तो अचानक से वो सारी फीलिंग्स डाउन आती हैं एंड आई एम गेटिंग बैक टू नॉर्मल। ये चीज़ इसको कॉन्शियसली समझनी पड़ेगी कि कब पहले ही स्टेप पे मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं एंड कब वो रिड्यूस हो रही हैं। इसके दो एक्शंस हैं इस वाले फ्रेंड के, सॉरी एंड लाइंग, ठीक है। जब ये लाई करता है तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, जब ये सॉरी बोलता है तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, एंड ड्यू टू दैट मैं एक लूप में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये गाता तो सबको रहता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आता है बार बार झूठ बोलता है, ऐसे करता है वैसे करता है, लेकिन एवरी टाइम दिस पर्सन इज स्टक इन द सेम लूप। ये जो है ये किसी को कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी है, उसको डिसीजन लेना है, राइट। तो उसको सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले इमोशंस को थॉट के साथ रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे ही इसने झूठ बोला मेरे अंदर फिर से उसी टाइप के थॉट आएंगे कि मैं बहुत इरिटेट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, एंड देन मेरे को पैसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसके सॉरी बोलने से ही ठीक होगा, ठीक। अगर इसने इस चीज़ को एड्रेस कर लिया, अकाउंट में ले लिया, तो फिर ये पर्सन क्या करेगा कि ये पर्सन जब उससे इसको कुछ धोखा मिलेगा, झूठ मिलेगा, तो ये उस चीज़ को वहीं पे एड्रेस करेगा। ये अपने इमोशंस को थॉट के साथ रिलेट करेगा
कि अब मेरे को इस थॉट से आगे नहीं जाना, ठीक है, कि मेरे को उस स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है जो इसके सॉरी बोलने से आएगी। एंड देन दिस पर्सन विल स्ट्रेट अवे टॉक टू दिस पर्सन, ठीक, कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है एंड सॉरी, आई कैन नॉट टेक योर सॉरी एनी मोर, राइट। तो अब इसने जो सेकेंड स्टेप पैसिफिकेशन वाला था, जो यहां से आने वाला था, उसको निग्लेक्ट कर दिया, यानी कि उसको हटा ही दिया अपने रास्ते से। तो इसकी थॉट जो है बहुत पहले ही इस इशू को लेके फिनिश हो चुकी है। तो नाउ दिस पर्सन कैन टेक अ स्टैंड, कैन टेक अ डिसीजन, कैन सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम ऑन सेल्फ, ठीक है। अब इसको बार बार किसी के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी प्रॉब्लम है क्या, ठीक। तो यहाँ पे ये डिसीजन ले सकते हैं एंड इनको साफ साफ बोल सकते हैं, ठीक। आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ है कि कैसे हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को थॉट से कनेक्ट करें, फिर हम उसको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या डिसीजंस लेने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये बेसिकली इस सेंटेंस का ये मतलब है एंड ये हर किसी की लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है। एंड जो फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल दिया, आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट विद दिस काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। इसमें आप फ्रेंड पुट कर लो, कुछ और पुट कर लो, जो मर्जी आप कहे, दो पर्सन्स का ये एक एग्जाम्पल था, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। Understand the powerful influence and intensity of the influence, understand the powerful influence of the nature and intensity of your emotions। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो, ऐसे पर्सन जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है अपने इमोशंस के इंटेंसिटी का, उसकी स्ट्रेंथ का, ठीक है, इंटेंसिटी, उसके पावरफुल इम्पैक्ट का। अब देखा होगा ना आपने, बहुत सारे हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन हमारे अंदर सारे इमोशंस तो एक्सट्रीम इमोशंस नहीं होते, राइट। किसी किसी इमोशन में हम थोड़े से खुश होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खुश होते हैं, किसी में थोड़े से कम दुखी होते हैं, किसी में एक्सट्रीमली दुखी होते हैं, ठीक है। तो हर इमोशन की अपनी एक इंटेंसिटी होती है। तो जब हम अपने इमोशंस को अच्छे से मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा, उनके प्रति अगर हम सेंसिटिव रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें अपने हर इमोशन की इंटेंसिटी का पता चलेगा कि कौन सा इमोशन हमारा कितना इंटेंस है, किस एक्सट्रीमिटी तक वो जा सकता है, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे जो फैमिली से रिलेटेड इमोशंस होते हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड इमोशंस होते हैं, या मे बी फाइनेंशियल ट्रस्ट से रिलेटेड इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस तक होते हैं लोगों में, ठीक है। तो हमें अपने इमोशंस की इंटेंसिटी का, उनके इन्फ्लुएंस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितना इंटेंस अगर इमोशन होगा, कितना एक्सट्रीम तक होगा, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है। जब हमें ये चीज़ पता होगी, ऑफ कोर्स, तभी हम उस चीज़ को रेगुलेट करके उसकी इंटेंसिटी को भी कम कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब हमें इंटेंसिटी पता होगी तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका रेगुलेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस। फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल and regulate your emotions and their expressions
and their expressions while dealing with self and others. Dealing with self and others to achieve harmony and peace. ओके, सो इस पॉइंट में क्या है हमारा कि हमें कंट्रोल, रेगुलेट करना आना चाहिए इमोशंस को एंड उनके एक्सप्रेशंस को, ठीक है। जब हम खुद से डील करते हैं तब, या दूसरों से डील करते हैं तब, ताकि हमें हार्मनी एंड पीस अचीव हो सके, पीस विद इन आवर सेल्फ, पीस अराउंड अस, ठीक है। तो जब हम कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस को, राइट, या हम जब दूसरों से डील करते टाइम या खुद से डील करते टाइम कि मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों ख्याल आते हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो जब हमें पता चल जाएगा वो चीज़ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरा ये इमोशन इतना हाई जाने वाला है, तो मैं ऑफकोर्स उस इमोशन को उस पॉइंट के बाद रोक लूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इतना हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने के बाद ये रेगुलेशन हम कर पाते हैं, ठीक। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पीस एंड हार्मनी बरकरार रहती है, या फिर हमें और पीस एंड हार्मनी का एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक छोटा सा और एग्जाम्पल, हाँ, जैसे एक और चीज़ है, जनरली अगर एक्सट्रीम में और कहाँ आप देखते हैं, एक्सट्रीम में अगर कोई किसी के फेथ से रिलेटेड भी अगर कोई बोल देता है या किसी को प्रोवोक कर देते हैं, तो उस टाइम पे इमोशंस एकदम से हाई हो जाते हैं, ठीक है। वो अनरेगुलेटेड इमोशंस होते हैं, राइट। लेकिन अगर हम समझेंगे कि अगर किसी ने मुझे प्रोवोक किया फॉर माई फेथ या कुछ, तो आई विल अंडरस्टैंड कि उसके वो इमोशंस जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मेरे जो इमोशंस हैं उस चीज़ को लेके वो कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। क्या उसके बोलने से सच में मेरे फेथ पे कोई इशू आ रहा है, विच इज़ माई बिलीफ सिस्टम, ठीक, या फिर इट इज़ जस्ट द हाईलाइट काइंड ऑफ अ थिंग जो हमने कहीं किसी और के केस में देखी, वो हम उस टाइप से सोच रहे हैं, राइट। एंड देन हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर मैंने एक एक्सट्रीम तक जाने दिया उस इमोशन को, तो देन फाइट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। और अदरवाइज अगर मुझे अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना है, तो मुझे अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। जब ये पर्सन भी अपने इमोशंस को समझ के रेगुलेट करेगा, तो ऑफकोर्स दिस पर्सन विल नॉट प्रोवोक एनीथिंग एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स गो। दोनों का अपना इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है, सॉरी, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक का सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है, ठीक। लेकिन क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लाइफ से रिलेटेड, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी। जो आपके सिलेबस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर यू पीपल आई एम सेइंग दिस थिंग, या फॉर ऑल ऑफ अस आई एम सेइंग फ्यू थिंग्स नाउ, ठीक है। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा, जितना सीखा, आई होप इससे आपको कुछ आइडिया लगा है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं जिससे आपको चीज़ समझने में आसानी हुई होगी, ठीक। तो इसको एक थेरेपी की तरह या एक अपने लाइफ स्टाइल की तरह इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको यूज़ करना शुरू करो अपनी लाइफ में, ठीक है। इवन आई यूज़ इट माई सेल्फ एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ improvements in lot of things, lot of peace I have achieved. So that's why I would recommend you also कि identify करो कि अगर कोई ऐसा इमोशन है या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है
जिस सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर इमोशन आ रहा है। अगर डेली लाइफ में एट एवरी सिचुएशन नहीं कर सकते, लीव इट, एक पर्टिकुलर इमोशन पकड़ लो जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रबल करता है। ओके, उस इमोशन के रूट कॉज तक जाओ, उसको इन स्टेप्स के थ्रू आप डिसइंटीग्रेट करो, उसको समझो, ठीक, एंड उस पर आप ये चीज़ें अप्लाई करके उसको रेगुलेट करने की कोशिश करो। उसको मत छोड़ो, एटलीस्ट एक इमोशन को आप रेगुलेट करो। एंड आई वांट टू सी कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा इमोशन अपना रेगुलेट किया है। मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स आपको शायद लग जाएं उस चीज़ को रेगुलेट करने में। इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दैट इमोशन, राइट। तो इट वुड बी अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी टू नो कि आपने कौन सा इमोशन अपना रेगुलेट किया है आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो ये मैं देखना चाहूँगी। एंड एक और चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंट एक बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, जिसमें ना कि इमोशनल इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंट जो पीपल होते हैं दे आर गुड पीपल ओनली, ठीक है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे किसी हद तक, तब आपको समझ आएगी ये चीज़ कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपका एक गुड ह्यूमन बीइंग होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज पीस नहीं आएगा, ठीक है। पीस एंड हार्मनी, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। समटाइम्स पीपल आर हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट बट दे आर नॉट गुड पीपल, ठीक है। दे डोंट वांट पीस एंड हार्मनी, लेकिन उनको इमोशंस की पूरी समझ होती है। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। इसका एक हल्का सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने महाभारत सबने देखी सुनी, या थोड़ी बहुत अवेयरनेस है हमें महाभारत के बारे में, ठीक है। महाभारत में एक कैरेक्टर थे शकुनी, ठीक है, दुर्योधन के मामा जी। उनको इमोशंस की बहुत समझ थी। दुर्योधन वॉज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, राइट, तभी उसने इतना ज़्यादा युद्ध करवा दिया। बट दैट गाय शकुनी वॉज क्वाइट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, बट ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है। तो इसलिए जो उसने जितने भी सजेशंस दिए, जो भी काम कराए, उसने वो आपने देखा किस टाइप से कराए, ठीक। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास भी हमें बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, हम खुद गुड पर्सन हैं, तो हम ऑफकोर्स ऐसे लोगों को भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि दे डोंट वांट गुड और पीस अराउंड। तो वी नो कि हमें उनसे कैसे हैंडल करना है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए वी हैव टू बी गुड पर्सन विद गुड वर्च्यूज़ एंड good thoughts for us and people around us, and we have to be emotionally intelligent as well, ठीक है। तो I really recommend you कि एक इमोशन पकड़ो, छोटा या बड़ा किसी से भी शुरुआत करो, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करो। कहाँ से? वहाँ से जहाँ से आपको उससे रिलेटेड पहली सेंसेशन आई है, ठीक है। पहली सेंसेशन फिर वो किस फीलिंग में कन्वर्ट हुई, आप इसको चाहे पेपर पेन पे लिख के, बल्कि यही करो, दिमाग में इसको सॉल्व मत करना, पेपर पेन पे लो, इमोशन का नाम लिखो कि ये इमोशन आता है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो इमोशन सबसे पहले कहाँ से आया, या किसी और ने कुछ एक्शन किया उसकी वजह से मेरे अंदर सबसे पहले ये सेंसेशन आई, फिर ये सेंसेशन को मैंने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो ये इस फीलिंग में तब्दील हो गई, मैंने यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं किया तो ये इस इमोशन में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे भी इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया तो इसने मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स जनरेट करने शुरू कर दिए कि मैं उस थॉट्स के साइकिल में ही फंस के रह गया या रह गई, और फिर ये लूप मेरे हाथ से निकल गया, ठीक। ये पूरा आप एक साइकिल ड्रॉ करो, उसके बाद आप जाओ उस फर्स्ट सेंसेशन पे जहाँ पे वो रूट कॉज आपको मिला है, एंड वहाँ से उस चीज़ को समझना शुरू करो। अगर वहीं की वहीं आप रेगुलेट कर पाते हो तो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, या अगर नहीं हो पा रहा है तो आप राइट साइड से उसको रेगुलेट करना शुरू करो। कहीं से तो शुरू करो कि ठीक है, सेंसेशन मेरे बस में नहीं आ रही, फीलिंग्स तक वो आ रही है, ठीक है, मैं उसको वहाँ यहाँ तक कंट्रोल कर लूँगा कि मैं उस फीलिंग को आगे इमोशन में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तक उस स्टेप को कंट्रोल करना सीखो, एंड जब आप सेंसेशन तक ही पहुँच जाएंगे कंट्रोल करते करते, देन यू आर
यू विल विन दैट इमोशन, ठीक है। आप फिर उस इमोशन को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको इंटेलिजेंटली एक्ट कर पाएंगे उससे, ठीक है। एंड यू विल फील वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ठीक है। तो ज़्यादा मैं अब और टाइम इस पे नहीं लगाऊंगी, बट येस आई वुड रियली लाइक टू नो कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से इमोशन पे विजय प्राप्त की है। प्लीज़ ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपने इमोशन का नाम लिख के कि आई हैव overcome this emotion and I have solved some problem in my life, I have taken some good decisions in my life। and अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए इसके बारे में तो भी वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ पर्सनली माई फेवरेट टॉपिक, इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा बोला है एंड पर्सनल सजेशंस भी दिए हैं, ठीक। तो आप प्लीज़ इस पर काम करना। तो मैंने आपको एटलीस्ट 2 टास्क दिए हैं आज के में, कि एक तो ये बताना कि आपके स्कूल्स में ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया जाता है जिसकी वजह से आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने में हेल्प मिलती है। एंड देन अनदर बिग थिंग इज़, ये आपका एक असाइनमेंट है मेरी तरफ से, ठीक है, कि आपको एक इमोशन एटलीस्ट पकड़ के उसको अपने लाइफ का कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक। सो टू ऑल द फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, thank you so much for attending this class. If you like today's class, please give it a thumbs up, share it with your friends as much as you can, because this is a very important life learning lesson. And if you are new to the channel, please subscribe it. I see you in the next class with next topic, and till then take care, bye bye, and be emotionally intelligent.